कि यहाँ बिजली गुल है, आप बिजली दे नहीं रहे हो तो फीस कहाँ की ले रहे हो। यहाँ बिजली का ऐसे दीदार कराते हैं, अगर 6 बजे टाइमिंग होती है बिजली आने की, 6 बजे आती है, 5 मिनट से ज्यादा रहती नहीं है। महबूबा मुफ्ती हर बार या तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगी, जमात इस्लामी का इस्तेमाल करेगी, वो मजहब का इस्तेमाल करती है। पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, ये बेसिक मुद्दे हैं। इशारतन किनायतन तो बाकी पार्टियों के ऊपर ये ताना कसा है, तो किस तरह ये हल होगा मसला? देखिए, आपके ये वक्त की ज़रूरत है, वो है असेंबली इलेक्शन। 9 से 10 साल हो गए हैं, कानूनी भी ये बहुत गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूँ बिलाल हकीम शाहबादी। वेरिनाग के कैफेटेरिया में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की प्रोविंशियल सेक्रेटरी मिस शुबी जी है हमारे साथ। हम उनसे जम्मू कश्मीर के मौजूदा समाजी व सियासी हालात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले कश्मीर क्राउन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका प्लेटफॉर्म मेरे दिल के हमेशा बहुत क्लोज रहा है। अक्कासी करते हो आप जम्मू कश्मीर के लोगों के काम की, सियासी समाजी सूरत हाल की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे पूछने की, मेरे साथ बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, थैंक यू। जम्मू कश्मीर की सियासी व समाज मौजूदा सियासी व समाजी हालात किस तरह आप देखते हैं? जम्मू कश्मीर के समाजी हालात जो हैं, अगर आप दफ़ा 370 या जो फैसला 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, या जब से मरकज़ी सरकार में हमें बीजेपी की सरकार आई हुई है, तो काफ़ी बद से बदतर हालात हो गए हैं जम्मू कश्मीर की जो समाजी हालात हैं, जिसमें यहाँ का लेबर तबका जुड़ा है, यहाँ के आम लोग जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले मैं अब अपने इलाके की बात करूँगी। मैं इलाके कोकरनाग से हूँ बेसिकली। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं बहुत सारे लोकल न्यूज़ चैनल्स के थ्रू से मैंने बात, जो पीएचई के आला हुकाम है, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उस पर कोई गौर खोज नहीं हुआ है। अब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू से मैं बात करना चाहूँगी। हमारे इधर को इलाके कोकरनाग में जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारा, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी या और भी हेपेटाइटिस मेन जो है, या जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, जिसमें डायरिया है, जिसमें कॉलरा है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं, या डिसेंट्रीज वगैरह जो छोटे बड़े, या इसमें क्या कहते हैं इसको, फीवर वगैरह, जो नॉर्मल सी चीज़ें अभी सीजनल भी होती हैं, लेकिन जो हमें पानी की इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो बीमारियाँ लगती हैं, ये पीक पे हैं इलाके कोकरनाग में। और कोकरनाग की हालात मैं आपको बताऊँ, हर घर में अगर एक फैमिली 5 बंदों में मुश्तमिल है, तो 2 बंदे ऑलमोस्ट उस फैमिली में हेपेटाइटिस सी या और जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं उनके शिकार हैं। अब देखिए, इक्तिसादी हालात आप भी जानते हो जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी हालात बहुत खस्ता है। यहाँ लोग अपना मेडिसिन तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैं पीएचई के जो हुकाम हैं यहाँ पे जो काम करें, एक्सीएन साहब हैं, या यहाँ के एडब्ल्यू साहब हैं, जेई साहब हैं, जितने भी लोग यहाँ कोकरनाग के पीएचई सिस्टम में काम करते हैं, उन सबको मैं आपकी चैनल की वसादत से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल जीवन मिशन में, चाहे बंगलिंग है, चाहे वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, मेरी गुजारिश है कि इसको जितना जल्दी हो सके करें। और जो हमें गंदा पानी पिलाया जाता है कोकरनाग के एरिया में, अगर आप देखेंगे तो अगर विचो सुबह सवेरे जो हमारे टेप लगे होते हैं, नलकों के नीचे जो बकेट्स लगाए होते हैं पानी के, उसमें 2-2 4-4 इंच का डस्ट बैठा होता है। इतना बड़ा बड़ा कीचड़, इतना कीचड़, इतने छोटे छोटे बड़े बड़े कीड़े उस पानी में होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे ज़ईफ बुजुर्ग जो सर्दियों में वैसे ही बहुत बीमार रहते हैं। तो ये पानी की इम्प्योरिटी की वजह से बहुत बुरी हालत है, बड़ा बुरा सिस्टम चल रहा है ये पानी का। मैं देखिए, एक हमारा इधर एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया, हमारा पानी दिल्ली के कहाँ कहाँ के इंडियन स्टेट्स में बेचा जा रहा है, लेकिन हम लोकल जो हैं साफ पानी नहीं पी सकते हैं। ये हमारे हकूक की हालत है। हमारी जो तिब्बी हालत है वो बहुत बदतर है। खास कर मैं ये पानी का मसला एक बार फिर दोहराऊंगी कि प्लीज़ जो कोकरनाग इलाके का पीएचई सिस्टम है, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक्सीएन साहब हैं, जेई साहब हैं, वो ये पानी की जो गंदगी है इस पर ध्यान दें और हमें प्योरीफाइड पानी का एक जरिया हमें दिया जाए, ताकि लोगों की सेहत बची रहे, ताकि हमारे बच्चे बीमारियों से महफूज रहे। नो इलेक्ट्रिसिटी नो फी, ये आपने कल नारा भी दिया है, क्या मतलब है इसका? देखिए, ये वो नारा है जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात से काफ़ी जुड़ा हुआ नारा है। क्योंकि देखिए, अगर आप मुझे कोई फैसिलिटी देते हैं, मैं कोई चीज़ आपसे अवेल कर रही हूँ, उसकी मैं फ़ीस तभी दूंगी जब वो मुझे मिलेगी, वो फैसिलिटी आप मुझे प्रोवाइड करोगे। अब देखिए, यहाँ बिजली गुल है, आप बिजली दे नहीं रहे हो तो फीस कहाँ की ले रहे हो। अब पीडीडी डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, बिजली की बहाली यहाँ पे होनी चाहिए, बिजली की बहाली बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और देखिए, जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है, इट्स द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया।
तो हमें ही एक तो इतनी महंगी दिन भर, अभी देखिए आपने इसमें रेट्स है ना वो और बढ़ाए गए हैं। अगर आप इतने बड़े बड़े रेट ले रहे हो हमसे, आपने स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे लगाए, अगर इतना कुछ आप इन्वेंशंस कर रहे हो, आप स्मार्ट तरीके से बिजली देना चाहते हो, तो स्मार्ट का मतलब बिजली गुल होने का नहीं होता है। आपने बिजली देनी है, ये एक बेसिक ज़रूरत है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और ख़ासकर आज जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे, जब से कोविड-19 का मसला हुआ, बहुत सारे लोग हैं घरों में, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन के बगैर नहीं चलते, नेबुलाइजर वगैरह जिनको ज़रूरी है, जो पावर पे मशीन्स चलती हैं, तो उन लोगों के लिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से बिजली जुड़ी है। तो आप प्लीज़ वो बिजली को बहाल करिए। यहाँ बिजली का ऐसे दीदार कराते हैं, अगर 6 बजे की टाइमिंग होती है बिजली आने की, तो 6 बजे आती है, 5 मिनट से ज़्यादा रहती नहीं है, चली जाती है। ये अफसोस की बात है। इसके बगैर और भी मसले हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेके समाजी बुरी हालत है, घर घर में आपको दिखेंगे ड्रग्स के नौजवान, ड्रग्स में मुब्तला। बिजली के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आता है कि बिजली का मसला आज का नहीं, ये बहुत पुराना मसला है। सर्दियों का मौसम जब आता है तो हमारी बिजली एक तो हमारी खपत भी बढ़ जाती है, वो तो जाहिर सी बात है, विंटर में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ से वाटर भी कम हो जाता है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, बगलियार प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह, तो उनमें पानी कम हो जाता है। तो ये बहुत पुराना मसला। क्या आपके कायद कांग्रेस में हो कि ये मसला हल नहीं कर पाए? असल में मसला क्या है, आपने इंडस वाटर ट्रीटी जैसे यहाँ पे मुद्दे खड़े किए। अब हमें पानी की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं महबूबा मुफ्ती नहीं हूँ। महबूबा मुफ्ती हर बार या तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगी, जमात इस्लामी का इस्तेमाल करेगी, वो मजहब का इस्तेमाल करती है। कोई एक कश्मीरी इंस्टिंक्ट, एक जज्बात है जिसको टच करती है सिर्फ अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, ये बेसिक मुद्दे हैं जो तकरीबन सॉर्ट आउट हुए हैं। लेकिन मैंने बोला हमें जो पानी दिया जा रहा है वो बहुत गंदा है। और रही बात बिजली की, जो आपने बात बोली, बिजली के बारे में भी मैंने आपको बोला कि बिजली है तो सही, हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जाती बाहर की स्टेट्स में जाती है। ये अफसोस यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। आप गुलाम नबी आजाद साहब को इसमें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जम्मू कश्मीर का आज तक डेवलप हुआ है वो सारा गुलाम नबी आजाद साहब की वजह से ही हुआ है। लेकिन अब रही बात बिजली का, यहाँ जो लोकल सिस्टम है जिसमें लोकल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेल्प होनी चाहिए थी, यहाँ देखिए सर्दियों में यहाँ बड़े सारे डिसरप्ट सिस्टम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें मैन पावर चाहिए, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव चाहिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इनको एहसास हो कि घरों में लोग बिजली से महरूम हैं। और सर्दियों के मौसम में बिजली में गैजेट्स की आपने बात की, वो भी बेशक सही है, लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर मैं जम्मू रीजन की बात करूंगी ना, 45 डिग्री का टेम्परेचर भी क्रॉस कर जाता है, जब वहाँ पे भी गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कूलिंग, एसीज वगैरह, तो वहां पे तो बिजली के इतने ज्यादा इतने काट नहीं लगते बिजली के, जितने काट आज सर्दियों के मौसम में खासकर कश्मीर रीजन में लगते हैं। बिजली बिल्कुल गायब है जनाब, बिजली बिल्कुल खत्म है, ठीक है। और रही बात, इसमें सियासत नहीं, मैंने ये समाजी एक मुद्दा आपके सामने, जैसे ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है जी, ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पे बहुत डोमिनेंस। तो क्या देखते हो किस तरह ये मसला हल हो जाएगा? बिजली पानी का मसला, सड़कें, हम इसी में उलझे हुए लगे हैं। हमारी बदनसीबी है, हम अभी बिजली पानी सड़क में ही उलझे हुए हैं। देखते वेस्टर्न कंट्री बहुत आगे पहुंच चुकी है, तो हम तो है बैकवर्ड है इस लिहाज से, तो हम इसी में उलझे रहते हैं, एक दूसरे पे ताने कसते रहते हैं। तो आपने भी इशारतन किनायतन तो बाकी पार्टियों के ऊपर ये ताना कसा है, तो किस तरह हल होगा मसला? देखिए आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? देखिए हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर की बहबूद के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए हर एक काम करना चाहती है और किए भी हैं। आज़ाद साहब का माइंड एक ऐसा माइंड है जो प्लान और प्रोजेक्ट होता है, मैं किस तरीके से रोड मैप तैयार करते हैं, वो ऐसे हवा में सियासतदानों की तरह बातें नहीं फेंकते, वो प्रॉपर प्रोजेक्ट से, जैसे उनकी सरकार में आपने डबल ट्रिपल शिफ्ट के काम देखे, बेरोजगारी नहीं थी, बाकी चीजें नहीं थी, बहुत सारा नॉर्मल सिस्टम चल रहा था, जो एक वो गोल्डन एरा गुलाम नबी आजाद साहब की जिंदगी का था। तो असल में आपने मुझे मेन मुद्दे से डाइवर्ट किया, मैंने समाजी मुद्दे ये आपको बताए कि जिसमें हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन की जरूरत है। इन सर्दियों में हमारे लोगों के जो दरपेश मसाइल है, इनमें हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद चाहिए। और आपने बोला ये मसले हल कब होंगे, जो ये मसलों पे बात होती है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे ताने मारते, देखिए ये मसले हैं ना। और खासकर जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड स्टेट रही है, अब तो यूनियन टेरिटरी है, जो स्टेट एक टाइम पे
मुल्की हैसियत रखती थी, आज वो यूनियन टेरिटरी, बहुत अफसोसन कहना पड़ता है, हमें बहुत डिग्रेड किया गया, हमारे हकूक ख़त्म हो गए। मतलब ये मौजूदा जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी सियासत बहुत फेल रही। इन्होंने बस घर देखे, घर बनाए, वहाँ घरों में इन्होंने जो चीज़ें रखनी थी, प्रॉपर्टीज़, बैंक बैलेंसेस, इन एंड आउटसाइड इंडिया, इन्होंने अपने लिए काम किया। अभी की जो हालात है, जो आम कश्मीरी चाहता है, वो ये चाहता है कि यहाँ प्रॉपर एक इलेक्टेड असेंबली हो, यहाँ इलेक्शन हो जाए, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो, लोगों की हुकूमत बने, ताकि लोग अपने फैसले, अपने काम, अपना सब कुछ करवा पाए। यहाँ ब्यूरोक्रेसी में एक आम इंसान की सुनवाई नहीं है। हमारे मसले जो है वो मसले ही है, किसी मसले का ज़ाला सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। आज कोई आम कश्मीरी सेक्रेटरीट नहीं जा सकता है, वहाँ बात नहीं कर सकता है, इतने पावर नहीं रखे गए हैं एक आम कश्मीरी के पास। अब देखिए, दावा तो बड़े करें, पब्लिक दरबार लग रहे हैं, कई बार तो समझ में भी नहीं आता है कि सरकार यहाँ इनको एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या एज एन सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, वो तो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका एक पार्ट है, हम उस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल सा आप अपनी बात, मैं अपनी बात, मेरे जुड़े कश्मीरी कौम की बात जो है, वो लोग जब बात करेंगे ना, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू से बात करते हैं, उसको हकूकन बोलते हैं, जनाब हमने आपको वोट दिया है, हमारा काम करो, वोट हमसे लिए हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको पहले एक गुमान में ये होता है कि जी भाई मैं तो प्रिपरेशन करके आईएएस या जेकेएएस या कोई भी पोस्ट पे बैठा हूँ, मैं मेहनत करके पढ़ाई करके बैठा हूँ, मेरी आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपने वोट दिया होता है। इस टाइम जो वक्त की जरूरत है वो है असेंबली इलेक्शन। सरकार चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन का तो टाइम है ही, लेकिन फिलहाल जो वक्त की जरूरत है वो है असेंबली इलेक्शन। 9 से 10 साल हो गए हैं। कानूनी भी ये बहुत गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि किसी भी रियासत में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में हमारा इलेक्शन नहीं हो रहा इतने। क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, और क्या आप जम्मू कश्मीर के हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, आपने मुझे 2-3 सवालात एक साथ पूछे, तो लेट मी आंसर यू वन बाय वन, है ना। आपने पूछा कि क्या डीपीएपी सारी असेंबली सीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कंटेस्ट करेगी, तो यस, इंशाल्लाह DPAP will contest from all assembly seats of Jammu and Kashmir and results will definitely inshallah be in flying colors of success. दूसरा, आपने तैयारियां पूछी हमसे, हमारी तैयारियां क्या है। देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक रोड मैप होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद एक विजन है, एक मिशन है हमारा। हमारे पास भी एक रोड मैप है, एक हमारे पास एक एजेंडा है पार्टी का जिस पे हम काम कर रहे हैं। एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन बोथ ऑफ द डिविजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, माशाल्लाह। और मैं कश्मीर प्रोविंस की बात करूंगी क्योंकि मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी हूं। मैं कश्मीर प्रोविंस की टीम में हूं जिसकी सदारत हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट साहब कर रहे हैं। तो उन्हीं का नारा है जो कल मैंने आपको बताया भी, जो आपने मुझे सुना भी होगा, नो इलेक्ट्रिसिटी नो फीस। और जब भी कभी पब्लिक इश्यूज़ पे बात आती है, जब भी कोई पब्लिक कंसर्न होता है, तो हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब हैं मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, उनको आपको उनके तारुफ की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है। तो उनका ही नारा है, और जब भी वो नारे लगाते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ लरस जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोगों के काम भी हो जाते हैं। एक लीडर की यही तो खासियत होती है कि वो अपने पब्लिक के इश्यूज़ को कितना सीरियसली लेते हैं। और हमारी टीम ऐसी तैयारी कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं आपको बताऊंगी, गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किस विजन से, जो उन्होंने 2005 से 8 का दौर वो याद करेंगे लोग, तो अगर देखेंगे वो विजन क्या, वो मिशन क्या, किस तरीके से डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम हुए, या एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ गुलाम नबी आज़ाद इन ऑल कम्युनिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र वाली बात है। और देखें, अगर आप किसी भी कौम को, मैं थोड़ा बहुत गुलाम नबी आज़ाद साहब के कार्यकाल में आपको एक सेक्टर एजुकेशन का सेक्टर है, उस पर थोड़ा सा बात करूंगी जो लोगों को जानने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी कौम को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो आप उस कौम के एजुकेशन सेक्टर को कमज़ोर करें, वो अपने आप ही वो कौम तबाह हो जाती है। किसी को बढ़ाना चाहते हो, अपलिफ्ट कराना चाहते हो, तो उस कौम की एजुकेशन को अपलिफ्ट करें। तो जिसकी मिसाल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट की एक एग्जाम्पल दी है। मैं आपको बताऊंगी, जो भी अभी तक एजुकेशन सिस्टम में जो आप अपग्रेडेशन आए दिन देखते रहते हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का ही एक विजन था, जिसमें प्राइमरी से मिडल से हाई से हर सेकेंडरी तक की जो अपग्रेडेशन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हुई है, ये भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की ही एक अचीवमेंट है। उन्होंने ही अपने कार्यकाल में ये सिस्टम में ये चेंजेस लाई। और फिर एजुकेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप स्कूल्स देखिए, कॉलेजेस देखिए, वो सारा कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को देखिए, वो भी गुलाम
गुलाम नबी आज़ाद साहब के ही कार्यकाल में जब वो हेल्थ मिनिस्टर हैं या फैमिली वेलफेयर में, तो बड़ी बड़ी स्कीम्स जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने शुरू की हैं उसमें आज लोग काम करते हैं, उसका इजाफा करते हैं, लेकिन काम शुरू गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किए हैं। उनका विजन, उनकी सोच ऐसी सोच है जो मौजूदा सूरत हाल जम्मू एंड कश्मीर के हैं उससे बाहर बस वाहिद गुलाम नबी आज़ाद साहब ही निकाल सकते हैं। देखिए, टूलिप गार्डन की बात करें, हज हाउस की बात करें, यात्रा निवास की बात करें, एजुकेशन अपग्रेडेशन, फैमिली वेलफेयर की बात, डबल ट्रिपल शिफ्ट की बात करें, रोड्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जो भी जोग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो विद इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काबिल दाद, काबिल तारीफ और याद करने लायक। और आज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को टाइम आया है गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक उस इलेक्शन जिता के उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर बना के उनको ये इनाम देने का टाइम आ गया है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जितने काम किए हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के बहबूद के, तो उनको आज टाइम आया है कि वो इसकी हक अदाई करें। और देखिए, बाकी हमारी मौजूदा जो यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो खुद एतराफ़ करती हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के ही बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, रोड्स है, टनल्स है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, सारी चीज़ें जो अभी यहाँ चल रही हैं ये सारी चीज़ें गुलाम नबी आज़ाद साहब की ही दी हुई है। और दूसरी बात, देखिए, आपने और एक सवाल मुझे पूछा कि मेरे लीडर, मेरे कायद के बारे में लोग उंगलियां उठाते हैं, तो उसका भी मैं जवाब देना पसंद करूंगी आपको। देखिए, जब आप किसी के सियासी कद का मुकाबला नहीं करते हो ना, तो आप उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप उसकी कैपेबिलिटीज़ का, उसके पोटेंशियल का, उसकी डिटर्मिनेशन का मुकाबला कर ही नहीं सकते हो, तो आप उनके बारे में, आप उनके खिलाफ आप उंगलियां उठाना शुरू कर देते हो। तो सेम इज़ द केस विद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। इनके खाते बंद हो रहे हैं, इनका सिस्टम खराब हो रहा है, क्योंकि इनको पता था कि हम जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को हर बार बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी दफ़ा 370 के नाम पे, तो कभी कोई और चीज़ के नाम पे, इनको सेल्फ रूल के नाम पे। 35 से दफ़ा 370, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा क्या था जो दफ़ा 300 बोलते थे, चैन इज़्ज़त मेन इज़्ज़त दफ़त रहत सतत, ये भी तो इनका ही नारा था ना। अब ये इनकी इज्जत कब चली गई? देखिए, जब 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब दफ़ा 370 को ख़त्म करने की बात बनी, तो 3 अगस्त को ही हमारे जो जनाब साबिका वज़ीर आला, दोनों बाप और बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब क्या करने के लिए गए थे नरेंद्र मोदी जी से मिलने। ये चीज़ें लोगों को समझने की ज़रूरत है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को इस मौसम में, इस उम्र के तकाजे में यहाँ आके लोगों के काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वो आराम से रह सकते थे, उनको पावर का लस्ट नहीं है, उनको पोजीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सब कुछ एंटरटेन कर चुके हैं अपनी लाइफ में, हर एक ओहदा देख चुके हैं। पावर की उनको लस्ट नहीं है, वो पावर हंगरी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के इस टाइम जो दरपेश मसाइल हैं, जो मुसीबत में लोग चल रहे हैं, इस मुसीबत से लोगों को बाहर निकालने के लिए, देखिए, जम्मू कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी जो इकोनॉमी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये खराब हो गई। जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे जो बाहर स्कूल में पढ़ते हैं वो खराब हो गए। और इस वसादत से, इस चैनल की वसादत से मैं आपके थ्रू से बताना चाहूँगी कि यूपी में कल ही एक वीडियो बहुत वायरल चल रही थी, जिसमें कश्मीरी हमारे भाई जो इस सर्दियों में, यहाँ कश्मीर का जो मौसम आपको पता है डिसरप्टेड सिस्टम रहता है, यहाँ पे बहुत ख़राब वेदर होता है, बर्फ़बारी की वजह से मजदूरी और आम जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम होता है वो ठप हो जाता है, तो बेचारे मजदूरी के लिहाज से उधर जाते हैं, तो ये वहाँ फेरियाँ करते हैं, ये वहाँ पे कश्मीरी सूट, कश्मीरी कालीन, पर्दे वगैरह जो भी कश्मीरी दस्तकारियाँ हैं ये लेके वहाँ जाते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो लेकिन अफसोसन वहाँ पे योगी एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है, योगी सरकार के द्वारा जो कश्मीरियों के साथ इनको मुसलमान समझने के हैसियत से जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग चुप क्यों हैं, यहाँ के जो साबिका वजीर आला हैं, साबिका जो यहाँ के लीडर्स हैं, इस पे चुप है, इस पे कोई बात क्यों नहीं करता है। वहाँ हमारे बच्चों को मारा जाता है, स्कूल्स में हमारी लड़कियों को हैरस किया जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका कंक्लूजन और जिसका आपके पास एक वाहिद सल्यूशन है इन मामलों से, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो वाहिद एक यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट है, इतने बड़े बड़े क्राइसिस में है, इस सब से हमें बाहर निकालने वाली एक ही शख्सियत है जो बेदाग है, जो साफ़ो शिफाफ है, वो हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब है, जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी मेरे जम्मू कश्मीर की जो कौम है ये बहुत ही पॉलिटिकली एजुकेट हो गई है, आज इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, इनको पता है हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ नहीं जाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोगों को कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के काम याद कीजिए। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ही हैं
जिन्होंने हमें हर मुसीबत से लड़ने की वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो इस एज के तकाजे में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आ रहे हैं काम के लिए, इनकी मुसीबतें समझने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बार अपना वोट और सपोर्ट हमारे सफ़े मजबूत करेंगे, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी मजबूत करेंगे और उनको इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। और मुझे भी उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है ये सुर्खरू होके इंशाअल्लाह पॉलिटिकल लैंडस्केप अब जम्मू कश्मीर पे आएगी और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।